तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स, जो कि यानी कि फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 के लिए। तो ये फेडरल बोर्ड की ही बुक के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो है C=Q/m×Δt, जहाँ पे जो C है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, या स्पेसिफिक हीट भी आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये है Q, ये हमें रिप्रेजेंट करता है चेंज इन हीट एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन एनर्जी यानी कि हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय द बॉडी। उसके बाद M है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूनिट है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी के साथ साथ एक और फार्मूला भी यूज़ हो रहा है, जो कि है जब हम लोग वो लगाते नहीं है इलेक्ट्रिक हीटर जब लगाते हैं, तो वो एक एनर्जी को जनरेट करता है। तो उसकी हीट एनर्जी अब इस तरह से फाइंड करते हैं कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू Q VIT, यानी कि हीट एनर्जी जनरेट करता है ना जो इलेक्ट्रिक हीटर जनरेटर जो होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अब जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ एरोज़ लगा के ऐसे करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये जो है ये टाइम है। इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि टाइम जो है वो स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आगे दो फार्मूला है। तो अब यही फार्मूला जो है ये हमारे पास यूज़ होंगे आगे जाकर, उसमें अगले जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हो गया, और ये जो है ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक हीट जनरेटर से कितनी हीट जनरेट होती है। अच्छा, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमें बस एक दे दिया है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये है, इसको जो इन यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, और सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने गिवन लिख लेना है। अच्छा, तो अब गिवन में हमें इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग लिख देते हैं सी ऑफ वाटर, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें गिवन है 4180 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हमने इसके ऊपर से जो वर्किंग करनी है या सोल्यूशन जो होगा हमारा, उसके हमें चाहिए ये कि हमें इसको जो है जाउल पर ग्राम पर केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें, जैसे कि इसका ये फार्मूला है ना, अभी इसका फार्मूला क्या कह रहा है कि जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इस तरह करके लिख लेते हैं 4180 जाउल पर किलोग्राम केल्विन। अच्छा, अब जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, वो चाहे आप केल्विन में करें चाहे आप डिग्री सेल्सियस में करें, वो सेम होता है। बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, जैसे अब एक हॉट बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्रीज है, कोल्ड बॉडी का 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो अब अगर इनका चेंज इन टेम्परेचर देखें, वो 60 - 30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसी तरह केल्विन में अगर देखेंगे तो इसको ही फिर पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको ही केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 30 केल्विन ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री जो है हमारे पास सेल्सियस है, और जो केल्विन है उसको हम लोग सेम लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये तो आप बगैर उसको देखे ना, आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब किलो की पावर क्या होती है, 10⁻³ तो हम लोग इसको लिख लेंगे 4180 जाउल पर 10⁻³ केल्विन। केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में अगले स्टेप में चले हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10⁻³ इधर नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 4180 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखते हैं या डिवाइड बाय 1000 लिखते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मल्टीप्लाई 10⁻³ और जाउल पर ग्राम, ग्राम भी आएगा, ग्राम और डिग्रीज सेल्सियस, ठीक हो गया। अच्छा,
अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.180 जाउल पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक हो गया। इसमें बस आपने एक बात ही याद रखनी है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो वो सेम होता है। ठीक है। अभी अगर मैं इसकी केल्विन वाली वैल्यूज़ भी नोट डाउन करूँ तो वो भी सेम होंगी। अच्छा, केल्विन अब क्या होता है कि 273 को जो है हम ऐड कर देते हैं, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि 60 + 273 करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 333। ऐसा ही है, 333 आ गया ये केल्विन में। आप ठीक है, और इसको माइनस करते हैं। अब 30 है तो 273 + 30 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 303। और जब हम इनको ही माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा। तो इस वजह से अब आप लोगों ने देख लिया जैसा कि केल्विन में और जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है इन दोनों में चेंज इन टेम्परेचर जो है वो सेम आता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम्स ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने वो हीट एनर्जी बतानी है जो कि हमें 25 किलोग्राम्स ऑफ वाटर को देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर राइज कर जाए 50 डिग्री सेल्सियस से। तो हम किससे वो हम फार्मूला लगाएंगे, क्यों हमें बेसिकली फाइंड आउट करना। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन का अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि जल्दी से गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। तो अब गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें गिवन है मैस ऑफ वाटर, उसको हम लोग क्या करते हैं MW से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ वाटर। अब मैस ऑफ वाटर जो है वो कितना गिवन है 25 किलोग्राम्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको बेहतर लगे तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी जो है वो भी साथ ही लेते हैं। ठीक है। सी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये है हमारे पास 4200 जाउल पर किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब आगे फिर हमें गिवन है चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा 50 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है क्यू। क्यू का क्या मतलब है कि हीट एनर्जी कितनी लॉस हुई है, गेन हुई है, ये हमें जो है मालूम होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर सोल्यूशन लगाते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर ही फार्मूला वही वाला यूज़ होगा, बिल्कुल सेम जो हमने पहले यूज़ किया था, C इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या था कि अब हम इसकी ना बस रीअरेंजिंग कर देंगे, यानी कि क्यू को जो है वो इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें क्यू चाहिए, और एम और डेल्टा टी को इधर ले जाएंगे। तो इसको हम लोग फिर इस तरह करके लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी एम और डेल्टा टी। अब आपके पास फार्मूला बन गया। अभी आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें तो जो क्यू है वो हमारे पास अननोन है, सी जो है वो हमारे पास 4200 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये भी जो है कोशिश किया गया कि साथ लिख लिया गया यूनिट्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम कट जब करेंगे तो हमें फाइनल आंसर की भी यूनिट का पता चल जाता है। खैर, तो मैस ऑफ वाटर कितना 25 किलोग्राम्स, और फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, अब इधर बाय में है ना ये दोनों यूनिट्स, तो 1/किलोग्राम है और 1/डिग्री सेल्सियस है जो किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस से कैंसिल आउट हो। तो फिर हम इसको ऐसे करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये। ठीक है, यानी कि अब सिर्फ जो है जाउल रह गई है हमारे पास यूनिट। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब मल्टीप्लाई करते हैं 4200 इंटू 25 इंटू 50, तो ये हमारे पास आंसर आया 5250। ये बहुत बड़ा आंसर आया, 5250 और 000। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे तो लिखना नहीं है, ऐसे नहीं कि जाउल्स में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम डेसिमल पॉइंट उठाएं 1 2 3 4 5 और 6, अब 6 किसकी पावर होती है, मेगा की पावर होती है ना। तो क्यू हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5.25 मेगा जाउल एम जे। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जो हीट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट ने कितनी लॉस या गेन, इसने सॉरी कितनी गेन की होगी, वो है 5.25 मेगा जाउल्स। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाफ अ किलोग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरिंग 19 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी। सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर लेनी है मेटल की, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि इफ द सेम मेटल ब्लॉक। अच्छा, पहले वाला समझ लेते हैं कि पहले हमें मैस गिवन है 0.5 किलोग्राम्स, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद हीट एनर्जी यानी कि क्यू हमें गिवन है। तो सी तो आराम से निकल आएगा क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। अब जो है हमें यही कहते हैं कि सेम मेटल ब्लॉक को अगर हीट किया जाए 80 डिग्री सेल्सियस से 125, तो सेम मेटल ब्लॉक से ये मतलब हो गया कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मटेरियल की तो यूनिक होती है ना, जैसे वाटर की कितनी होती है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो इसी तरह इसकी भी एक यूनिक हो गई। और उसके बाद फिर हमें मैथ जो है वो सेम होगा क्योंकि सेम ही ब्लॉक है, बस डेल्टा टी हम ये वाला लिख देंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगी जो नया क्यू जो आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि 125 माइनस 80 लिखेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। बस इसके अंदर डिफरेंट चीज़ ये है, एक जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास आ जाए कि देखें आप जो है ना हमें बताएं कि टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिर हम 19 किलो जाउल्स यानी कि 30 से 80 पे जितनी एनर्जी दी है वो, और फिर इसके साथ साथ ये जो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो हम उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। अभी के लिए सिर्फ इन्होंने ये पूछा कि 80 से 125 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो हमें फिर बतानी है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, एज़ यूजुअल गिवन लिख लेना है। तो गिवन के अंदर अब हमें क्या क्या गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक गिवन है। अब हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका मास गिवन है, वो है जी 0.5 किलोग्राम्स का। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ फिर हमें चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा अब हमें फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा टी होता है, ऐसा ही है। अब डेल्टा टी तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 9th में भी, कि डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है टी एफ माइनस टी आई, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जो जो इधर गिवन, अब इधर हमें फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास इक्वल टू में आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हमें हीट एनर्जी जो है वो मालूम है। तो हीट एनर्जी जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं फिर डायरेक्ट ही इधर क्यू से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्यू जो है वो इज़ इक्वल टू कितनी गिवन है हमें, 19 किलो जाउल्स। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने इसने हमसे ये डिमांड किया है कि हम इसको निकाल कर दें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही कहा है ना, इसने यही कहा है कि हमें जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करके दें। अब C इज़ इक्वल टू अननोन है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो वही हम दोबारा से लिख देते हैं, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी, और उसके बाद अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ में आ जाएगा C को एज इट इज़। अब देखिए इधर भी अब आप जाउल्स दिखते हैं जैसे साथ 19 किलो जाउल है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जाउल्स में होती है ना एनर्जी, ऐसा यूनिट जाउल्स पर। अब मैस हमारे पास कितना है जी, 0.5 किलोग्राम्स, और इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप इसको इस तरह करके लिख लें। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बाय 19 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 0.5 इंटू 50। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया सब कुछ। अब इसका आंसर है 760 जाउल पर किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, तो ये अब हमारे पास आ गया जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसने अगले जो इसका पार्ट जो है बी है, उसके अंदर इसने हमसे क्या डिमांड की, इसने हमसे कहा है कि हम जो है इसको फाइंड करके दिखाएं कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो और जो यानी कि नई जो हीट एनर्जी जो लॉस हो, कि इससे अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएं, इससे हम 125 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएं, तो फिर हमारे पास कितनी चेंज इन हीट एनर्जी होगी। तो अब हमने 80 से जब 125 पे लेके जाएंगे तो तब की जो चेंज इन हीट एनर्जी है वो हमने बतानी है। तो फिर हम इसका सबसे पहले गिवन में यानी कि एक लिहाज का नया गिवन है, तो उसके अंदर अब हमें इसकी चाहिए न्यू क्यू ना, न्यू क्यू।
जो कि हमारे पास है किससे 80 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कितनी इसने हीट एनर्जी इनके गेन या लॉस की है जब वो 80 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी बात है, गेन ही करेगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनर्जी गेन होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है एनर्जी लॉस होती है। तो अब हम सबसे पहले फिर डेल्टा टी लिख लेते हैं दोबारा से। डेल्टा टी हमारे पास कितना हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई। अब टी एफ माइनस टी आई में क्या होगा, टी एफ जो है वो 125 डिग्री सेल्सियस है और टी आई जो है वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, और इनका जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमने वही फार्मूला जो पढ़ा, सी तो वही रहेगा ना जो हमने यहाँ से निकाला है ना, सी वही हमारे पास सी यहाँ पे भी यूज़ होगा क्योंकि इस वही ब्लॉक की बात हो रही है, सेम ब्लॉक की बात हो रही है, तो सी भी फिर सेम हो। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले वही लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि अब हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू को यहाँ पे आइसोलेट कर लेंगे और उसके बाद सी एम डेल्टा टी आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो वैल्यूज़ मैथ्स भी वही रहेगा ना, मैथ्स तो नहीं चेंज किया, मैथ्स तो वही है ब्लॉक का जो कि 0.5 किलोग्राम से। तो फिर हम लोग सी लिखेंगे सबसे पहले जो कि हमारे पास आया था 760 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आया था। और इसके बाद फिर मैथ्स में हम लोग लिख देंगे 0.5 किलोग्राम्स और इसके बाद फिर हम चेंज इन टेम्परेचर लिख देंगे जो कि है 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम काट देंगे, जो यूनिट्स कट रही हैं, किलोग्राम कट रहा है, डिग्री सेल्सियस कट रहा है। अब इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे जो कि हमारे पास क्यू हो जाएगा। ये अब हम निकालते हैं 760 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 45। तो ये अब हमारे पास आ गया 7100 किलो जाउल, 7100 जाउल सर। ठीक है, अब इसको ऐसे तो छोड़ना नहीं, अब हमने इसको यानी कि उस यूनिट में लेके जाना है। तो हम 1 2 3 10⁻³ यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 17.100 मल्टीप्लाई 10⁻³ जाउल्स यानी कि 17.100 किलो जाउल्स। तो ये अब हमारे पास ये फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स का हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, तो अब हमें कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर बताना है, कैलकुलेट करना है इफ़ इट एब्जॉर्ब्स 8.4 मेगा जॉल्स ऑफ एनर्जी। तो क्यों हमें दे दिया गया है, मैस ऑफ वाटर भी दे दिया गया। देखिए 1 लीटर जो है वो इक्वल होते हैं 1 किलोग्राम। तो इसी तरह से 5 लीटर किसके हो गया 5 किलोग्राम्स के। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको याद होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, हम बस इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने हमसे मांगा हुआ है कि हम जो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो निकालें। ऐसा ही है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ही गिवन लिख लेते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं। तो अब आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। मैस ऑफ वाटर है, ठीक है, तो मैस ऑफ वाटर जो है वो हमें चाहिए होगा, ऑफ कोर्स की बात है। मैस ऑफ वाटर कितना है, मैस ऑफ वाटर यहाँ पे गिवन है 5 लीटर्स। अच्छा, 5 लीटर्स जो होता है वो हमें ये तो पता है ना कि 5 लीटर जो होता है यानी कि 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो 5 लीटर होगा वो 5 किलोग्राम्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये मैं इधर लिख भी देता हूँ 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, ये अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है ये हम पहले पढ़ के हैं पिछले चैप्टर में 9th में कि जो 1 लीटर है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसी तरह से फिर आगे भी था तो यूँ करके। ठीक है, अच्छा तो फिर आगे एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी कि कितनी उसने एनर्जी ली है या दी है। तो अब वो किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, यानी कि हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हीट एनर्जी गेन की है, तो यहाँ पे अब हमें एनर्जी एब्जॉर्ब लिखते हैं, एनर्जी गेन लिख दें, एक ही बात है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड तो ये इज इक्वल टू है 8.4 मेगा जॉल्स, ऐसा ही है। अब मेगा 10⁻⁶ होता है। ठीक है, ये भी बताना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। ठीक है, ये मैथ्स है। अच्छा, अब आगे जो है वो फिर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है वाटर की, वो तो अब फिंगर टिप्स पे, अच्छा वो याद भी करनी है। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है
क्योंकि जनरल है, ये आपको आनी चाहिए। ये 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। तो अब फार्मूला वही वाला जो हमने पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला आ गया। तो अब हो कुछ यूँ रहा था कि हमें जो है इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो अभी हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जो कि हमें पूछा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम चेंज इन टेम्परेचर को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और फिर इसको इधर आइसोलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, ऐसा ही है। और सी और एम को यहाँ हम इधर ले जाएंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस बाय द बॉडी। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास मैस आ जाएगा और इनटू आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू में क्या गिवन है, हमें 8.4 मेगा जाउल। अब 8.4 को मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जाउल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा यूनिट में लिखना होता है हमेशा, तो इसके साथ वो नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। फिर मैथ्स हमें कितना गिवन है, 5 किलोग्राम्स। अब अगर यहाँ पे ग्राम्स में हो तो 5 किलोग्राम्स में भी लिख सकते हैं, वैसे ग्राम्स में लिख लें, ऐसे किलोग्राम्स में लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट है। लेकिन जैसे कि अब हमारी बुक में अब हमें गिवन है जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी, तो हम फिर उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हमें जो है नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद 5 किलोग्राम्स है और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से, जो कि 4200 जाउल पर किलोग्राम और केल्विन। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए किलोग्राम किलोग्राम से कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही है, ये किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, जाउल जाउल से कट गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली ना ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक लिहाज का आप यूँ समझ लें, 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, अब ये ना जब हमने ये वाले यूनिट्स काट दिए, ये भी मैं साथ ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे ज़रा आसानी हो जाएगी। 5 किलोग्राम्स इंटू 4200 क्या आ गया जाउल्स, और नीचे आ गया किलोग्राम केल्विन। ठीक है, अब देखें, अब ये जो है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है इससे कट जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि 1 ओवर अगर 1/2 हो तो 2 जो है वो ऊपर चला जाता है, इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ये बेसिकली मैथ्स की चीज़ें हैं कि 1 डिवाइड बाई 1/2 लिखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये केल्विन भी क्या करेगा, ये भी ऊपर जंप मार देगा, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा केल्विन्स में। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 सबसे पहले बाय वाला साइन 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और उसके बाद 5 इंटू 4200। ठीक है, यही अब हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया है, सॉरी 10 नहीं लिखा, 0 लिख दिया, 10⁻⁶। ये हमारे पास आ गया है 400 केल्विन। ठीक है, अब जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर है, बुक में अगर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस। और चार्ट में आप छोटी सी वो भी लिख सकते हैं कि एज चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस आर सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हो गया है क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमसे कहा गया कि इन अ कंटेनर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अब इसके अंदर बस ये चीज़ है कि इसके अंदर जो हीट है ना वो कंटेनर को नहीं गई गर्म पानी से, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर को गई है। तो इसका मतलब कि हीट लॉस्ट बाय, वो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी के, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडीज। तो उसके अंदर अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो हीट एनर्जी जो है, यानी कि ये इसका जो क्यू है उसको हम इज इक्वल टू रख देंगे दूसरे के क्यू के, क्योंकि दोनों का क्यू जो है वो सेम हो जाएगा, यानी कि हीट एनर्जी इतनी वो लॉस करेगा इतनी ही वो गेन करेगा। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं, फिर हम जो है आंसर निकाल लेंगे अपना। तो अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें इनको क्या बताना है कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर बॉडी का कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, इसका जो है वो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर 1 है, 2 वाटर है ना, जब 2 वाटर्स मिक्स किए तो अब हमें बताना है कि इनका फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो मास ऑफ वाटर 1 है जो कि इज इक्वल टू 100 ग्राम्स।
ठीक है, सेमीकोलन लगा लें। और टेम्परेचर ऑफ वाटर 1 है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस। और फिर ये जो है मास ऑफ वाटर 2 है इज़ इक्वल टू है 200 ग्राम्स। इस तरह जो टेम्परेचर ऑफ वाटर 2 है वो है इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है जी, सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो तो दोनों की सेम होगी। तो सी ऑफ वाटर जो है वो इज इक्वल टू 4200 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ भी डिग्री सेल्सियस लिखा था तो मैंने यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अच्छा, तो अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। और रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो इज इक्वल टू है जी फाइनल टेम्परेचर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन लगाते हैं। अब सोल्यूशन में वही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी क्या कहता है कि जितनी हीट एनर्जी जो है वो लॉस की है हॉट बॉडी ने, उतनी ही हीट एनर्जी गेन करेगा कोल्ड बॉडी। यानी कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। गेन बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड वाटर कह लें, बॉडी कह लें, एक ही बात है। ठीक है, यानी हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था, अब हमने यही कहा था ना कि क्यू क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय द बॉडी। तो अब हम इधर भी फिर लिख देंगे क्यू ऑफ वाटर 1 इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाटर 2। यानी कि जो वाटर 1 है वो हॉट है ना, वो गर्म है, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने उसको ठंडे पानी में डाला 20 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो जो हीट एनर्जी लॉस करेगा ना गर्म पानी, वो इज इक्वल टू होगी हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला ही हम इसके अंदर लिख लेंगे। तो वो फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। और इसी तरह से इधर भी आ जाएगा सी एम डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब देखें सी दोनों तरफ सेम है तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, दोनों उसके ही है ना। तो ये वाटर 1 का है, ये भी वाटर 1 का है, ये वाटर 2 का है और ये वाटर 2 का है। ये जो है ये दोनों का सेम था। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सेम होती है, तो वो हमने काट दिया, बजाय इसके कि हम इधर लिखें उसके बाद काटे, तभी इसको काटे। तो अब हमारे पास रह गया मास ऑफ वाटर 1 और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 1। इसी तरह से हमारे पास रह गया है मास ऑफ वाटर 2 और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 2। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है कि मास लिख देना है, चेंज इन टेम्परेचर लिख देना है। इधर थोड़ी सी एक जो है वो डिफरेंट चीज़ होगी, वो मैं फिर आपको बताता हूँ कि मास ऑफ वाटर 1 जो है वो हमारे पास आ गया 100 ग्राम्स। ठीक है, इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो टेम्परेचर है ना उसको ना हमेशा जो है पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव रखने से ये होगा कि आपका जो है वो हीट एनर्जी, क्योंकि गेंड और लॉस्ट बाय बॉडी है ना, यानी कि कितनी हीट एनर्जी चेंज हुई है। अब जो चेंज इन हीट एनर्जी उसको हम पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट करेंगे कि यानी कि डेल्टा, अगर हम लिखते हैं डेल्टा टी तो हम 40 लिख देते हैं, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। अब चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से ना अब हमने इधर भी इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या किया है कि हम पहले लिख देंगे 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर माइनस लिख देंगे फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, वैसे होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम है। ठीक है, ऑफ कोर्स कम ही आएगा ना, क्योंकि जब हीट लॉस होगी, हीट एनर्जी गेन होगी, तो जब इक्वलाइज होगी तो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो टेम्परेचर है उसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब हम डेल्टा लिखते हैं, जैसे आप कुछ भी लिख दें, आप वो लेते हैं मॉडुलस लेते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जो होता है डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम ज़ीरो, अब वो नेगेटिव की तरफ जाए, लेफ्ट साइड पे जाए, राइट साइड पे जाए, दोनों तरफ जो है पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है कि हमने पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, अब इस तरह मास ऑफ वाटर 2 लिख लें, 200 ग्राम्स, और साथ में जो है वो लिख लें टेम्परेचर। अब यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। और ये अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
हम बस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 ग्राम डिग्री सेल्सियस माइनस 100 फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 ग्राम्स आएगा सर 200 ग्राम्स फाइनल टेम्परेचर माइनस 2 2 4 ठीक हो गया। ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 4000 ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जो सेम यूनिट्स वाले हैं उनको सेम ले जाएं तो उससे वो प्लस माइनस कर लेंगे। तो अब करते कुछ नहीं है कि 8000 ग्राम डिग्री सेल्सियस को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ से 4000 को जब लेखेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। 4000 ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200 ग्राम फाइनल टेम्परेचर इससे प्लस 100 ग्राम फाइनल टेम्परेचर। तो अब हो जाएगा जी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12000 ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 ग्राम फाइनल टेम्परेचर। अब जो हम इसको ग्राम्स को जो उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं फाइनल टेम्परेचर लिख देता हूँ। फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 12000 ग्राम डिग्री सेल्सियस ओवर 300 ग्राम्स। ये इससे कट गया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इधर ही रहेगा और जो 300 है वो इसको काट देगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12000 डिवाइड बाई 300 जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चनाचे हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो आया है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इधर एक और भी ट्रिक हो सकती है कि वो अब आपसे कहें कि यार आप एक काम करें, आप ना केल्विन में ये बताएं, तब ये केल्विन में डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब एक तो ये है कि आपने 40 डिग्री सेल्सियस निकाल दिया क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए। अच्छा, इसके बरक्स अब अगर आपसे कहें तो सबसे बेहतर तो ये जो सही भी होगा, खैर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, तो वो ये है कि आप यहीं पे जो है ना इसको केल्विन में कर लेंगे क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर है ना, तो इनिशियल टेम्परेचर जो केल्विन में कर लेंगे तो फाइनल टेम्परेचर भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें बता दिया गया कि 200 ग्राम्स पीस ऑफ अननोन सिलेंडर। तो ये भी बिल्कुल सेम है, वही सेम चीज़ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर की। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो हीट एनर्जी गर्म पानी से जा रही है, गर्म सॉलिड सिलेंडर से जो जा रही है हॉट बॉडी से, वो दो चीज़ों में जा रही है, क्लोरीमीटर में और पानी में, वाटर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी ही यूज़ करेंगे। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडीज। बस इसके अंदर ये करेंगे कि हीट लॉस बाय हॉट सिलेंडर यानी कि क्यू ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, क्यू ऑफ वाटर प्लस हीट गेन बाय क्लोरीमीटर, क्यू ऑफ क्लोरीमीटर। तो ये हम इस तरह करके हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले तो उसने हमसे डिमांड की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, बाकी चीज़ें उसने हमें सारी दे दी हैं। तो अब हम जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं सब कुछ जो जो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है। अच्छा, तो अब गिवन है, हमें गिवन है जी मास ऑफ सॉलिड जो कि इज इक्वल टू 200 ग्राम्स। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड लिख लें जो कि इज इक्वल टू है 110 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ साथ तेरा और इसका कुछ भी गिवन नहीं। ठीक है, तो इस तरह मास ऑफ वाटर है जो कि इज इक्वल टू कितना गिवन है जी 200 ग्राम्स। और फिर इसके बाद इसका जो है टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी आएगी जो कि इज इक्वल टू 4200 जॉल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक होगा। अच्छा, अब इसी तरह फिर जो है मास ऑफ कंटेनर है। ठीक है, क्लोरीमीटर होगा कंटेनर, तो वो जो है वो इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। और इसी तरह फिर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वो इज इक्वल टू है 0.9 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अब हमें जो चीज़ गिवन है ना वो जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, खैर तो वो फिर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑफ क्लोरीमीटर कितना होगा, वो टेम्परेचर ऑफ वाटर के ही इक्वल है। क्योंकि देखें एट स्टार्ट क्या होता है, एट स्टार्ट यही होता है ना कि क्लोरीमीटर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है जो उसके अंदर पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉलिड डालेंगे तो वो फिर हॉट बॉडी होगी तो वो फिर अपनी हीट एनर्जी को लॉस करेगी। अभी दोनों ने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑब्टेन किया है तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
विच इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, आप ये भी लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि इन सब का जो जब हमने इसको डाल दिया उसके अंदर, पानी के अंदर क्लोरीमीटर वाले के, तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर जो बनेगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्वल टू होगा TF के, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गई सब कुछ। अच्छा, तो अब हमें जो है वो ढूंढना है कि अननोन क्या है, यानी कि अब हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, जो कि इक्वल टू अननोन। अच्छा, अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी तो अब आपको याद होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी क्या कहता है, हीट गेन्ड बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडीज। अब इसमें हॉट बॉडी क्या है, ठीक है, सॉलिड है ना, तो उसका सॉलिड का हीट एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये हीट लॉस करेगा किन दो पे हीट एनर्जी जाएगी, जो वाटर है उसके अंदर और क्लोरीमीटर के अंदर, इनके जो दो चीज़ें पड़ी हैं। तो यानी कि हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडीज, यानी कि हीट एनर्जी जो लॉस होगी सॉलिड से वो गेन कर लेंगे वाटर और क्लोरीमीटर, ठीक है। तो अब हम इनके फार्मूला लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सब कुछ MS CS और डेल्टा TS, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, तो फिर अब हम ये लिख लेते हैं इज इक्वल टू QW। अब इन दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर वो सेम होगा क्योंकि दोनों पे इक्वल डिवाइड होगा। अच्छा, तो फिर अब हम लिख लेते हैं मास ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर प्लस वही सेम चीज़ मास ऑफ क्लोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्लोरीमीटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम इधर ही आइसोलेट कर लेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें वापस लिख दें। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब चेंज इन टेम्परेचर मैं बता देता हूँ क्या होगा। अच्छा, तो अब होगा कुछ यूँ ना कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर जो हमने इनके उसको जो उसको दिया है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो अब हमने वही करना है, पॉजिटिव में रखना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे, TF माइनस TI, ठीक है। इसी तरह से सेम जो चीज़ इधर आएगी वो इसकी भी आ जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इधर क्या लिख देंगे, TF माइनस TI। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये MS आ जाएगा, तो MS सॉलिड, और चेंज इन टेम्परेचर का क्या होगा, TI माइनस TF। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसका जो टेम्परेचर है ना इनिशियल वो 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर वो हमें पता है कम आना है, ठीक है, हमें पता भी है कम आना है, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि कम आना है। अब क्यों कम आना है, क्योंकि जब हीट एनर्जी लॉस होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज़ में जाएगी, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हीट एनर्जी लॉस जब होगी तो कम ही टेम्परेचर आएगा फाइनल, क्योंकि वो दूसरी बॉडी ने भी गेन किया, फिर सबका जो टेम्परेचर मिला के जो आएगा वो होगा ना फाइनल टेम्परेचर। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, तो अब हम बस इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो CS इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, 200 ग्राम्स। इस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, अच्छा ये अब आपने पीछे कन्वर्ट की थी, यहाँ पे कर लें 4.2, ठीक है, जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से फिर जो है आप इसको चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर अब कितना है, चेंज इन TF माइनस TI, TF हमारे पास है 35 और TI है 20, तो ये अब हम कर दिया, प्लस वही सेम कहानी दोबारा से, MC कितना है 60 ग्राम, उसके बाद उसका क्लोरीमीटर का कितना है जी, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके बेशक डालने से। तो ये फिर आ गया जी CC आ गया 0.9 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और फिर जो है TF माइनस TI आ गया 35 माइनस 20, ठीक होगा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद जो है फिर हम नीचे वाला लिख लेते हैं, ये आ गया 200, ठीक होगा। अच्छा, ये अब है उसमें डिग्री सेल्सियस में, 60 डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट भी लिख दें, छोड़ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है 200, ये भी किस में, ग्राम्स में ही है, ग्राम्स लिखते हैं, और साथ में जो सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस, और माइनस क्या है जी 20, माइनस है फाइनल टेम्परेचर 35, ठीक, और डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आप देखें
अब इसके अंदर से जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन लेके काट सकते हैं। तो अब आप एक काम करें, डायरेक्ट ही कर दें, क्योंकि कॉमन लेंगे फिर वो लंबा ही हो जाएगा काम। देखें ग्राम्स देखें, अच्छा इसकी एक टेक्निक ये भी है कि जो चीज़ दोनों में आए उसको शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब ग्राम अगर कॉमन ले तो वो कॉमन आ सकता है, ये ग्राम और ये ग्राम, तो ये ग्राम फॉर एग्जाम्पल हमने कॉमन ले लिया तो नीचे वाले से कट गया, ठीक है। अच्छा अब जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तो अब एज इट इज़ रहेगा, और जो डिग्री सेल्सियस है ये दोनों डिग्री सेल्सियस है, ये जब हम कॉमन ले सकते हैं ना, ये इससे कॉमन ले लें, इससे कॉमन ले लें, ये कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इसको ही कॉमन ले लें बेशक एक दफ़ा, जो यूनिट्स होती हैं उनको एक ही दफ़ा लिखते हैं ना, उनको स्क्वायर तो करते सॉरी ऐड, यानी कि ये तो नहीं करते ना कि 2 अब हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो बस फिर हमारे पास ये यूनिट रह जाएगी जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो फिर आप CS लिख दें, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जो भी कहना। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 20 और प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इंटू 35 माइनस 20 1 ऊपर नीचे 200 इंटू 110 माइनस 35, ये अब हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लें, वही काफ़ी है। 0.89 जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यह हमारे पास आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो इस तरह से करके आपने ये आंसर सॉल्व कर लेना। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लंजिंग इनटू कोल्ड वाटर। द स्टील रॉड हैज अ मास ऑफ 3 kilograms एंड इट्स इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस। अब ये 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो गया, यानी कि 450 से 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ गया। तो अब फिर स्पेसिफिक हीट भी दे दी गई, सब कुछ दे दिया गया, तो बस हमें वही फार्मूला लगाना है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। और उससे फिर हमने क्या फाइंड कर लेना है, क्यू फाइंड कर लेना है, जो कि इसने लॉस किया है। जब ये गर्म से ठंडा हुआ है तो इसने हीट एनर्जी को लॉस किया है, 450 से 50 डिग्री सेल्सियस में आते हैं, तो हमने कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब हम उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम डाटा लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हमें मास ऑफ स्टील रॉड चाहिए, ठीक है। तो उसको हम MR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मास ऑफ स्टील रॉड, जो कि हमारे पास होगा 3 किलोग्राम्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास मास ऑफ स्टील रॉड। इस तरह से फिर इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है हमारे पास, वो है इज इक्वल टू 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। इस तरह से फिर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना है, यानी कि TF कितना है, TF कितना है जी 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील, यानी कि CR, रॉड ही है ना, स्टील रॉड ही है ना, तो स्टील रॉड का CR यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड स्टील कह लें, तो ये 460 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जॉल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो अब हमें चाहिए क्या, हमें जो रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है Q, यानी कि हीट एनर्जी लॉस्ट और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो अब हम इसके लिए सोल्यूशन लगाते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला जो था वही वाला फार्मूला होगा, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। और फिर इसको अब हमने रीअरेंज कर लेना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू CM डेल्टा टी, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। Q इज इक्वल टू C, हमारे पास कितना गिवन है 460 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसी के साथ साथ मास कितना गिवन है 3 किलोग्राम्स, किलोग्राम से कट जाएगा। फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर कितना गिवन है। अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ भी आपने ना दोबारा से वही करना है कि टेम्परेचर को पॉजिटिव रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को पहले लिख देंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे छोटी वैल्यू। देखिए जब भी यानी कि हमसे इस तरह से मांगा जाएगा ना कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट, तो यानी कि बेसिकली फिर यहाँ पे अब हम सिर्फ अगर उसकी बताएं ना, बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसने पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो उस पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो हीट एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब भी हुई है और लॉस हुई है, तो वो कितनी हुई है तो वो हमें जो है वो इससे पता चलेगा, ठीक है। तो उसको हमने पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये अब डिग्री सेल्सियस में
डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको बस सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 460 इंटू 3 इंटू 450 माइनस 50। तो ये अब हमारे पास बड़ा सारा आंसर आया है 552000 जॉल्स। ठीक है, अब देखें, अब इसको करें 1 2 3, ठीक है, किलो तक तो आ गया ना, तो अब किलो तक ले आएँ तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 552 किलो जॉल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर ये हमसे स्पेसिफिकली पूछे ना कि जो स्टील रॉड है उसने कितनी हीट एनर्जी लॉस की है, ठीक है, यानी कि ये ना पूछे कि हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है, सिर्फ ये पूछे, यानी कि बुक में तो पॉजिटिव तो हमने उसके हिसाब से किया है ना, ठीक है। तो अब अगर हम पूछें, अगर हमसे वो पूछे ना कि एनर्जी लॉस्ट बाय रॉड एज इट कूल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही है ना, यही हमने बताना है। तो हम उसको जो है वो फिर Q इज इक्वल टू नेगेटिव 552 किलो जॉल से रिप्रेजेंट। अच्छा, अब नेगेटिव का साइन किस लिए लगाया, ये हमें बताता है कि एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है ना। ये हमने जनरल बता दिया पॉजिटिव करके, अब ये हमने बता दिया स्पेसिफिक, ये भी आप लिख दें कि जो हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द स्टील रॉड सो इट विल बी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू नेगेटिव 552 किलो जॉल्स। तो फिर ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएंगे। तो होपफुली आपको सब समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई। शुक्रिया।